नमस्कार दोस्तों, AR मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन BSc पार्ट्स अपना जो फर्स्ट ईयर है उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस नाम की अपनी बुक चलती है। देखो दोस्तों कि BSc पार्ट सेकंड में क्या है कि अपना जो पेपर नंबर सेकंड होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये पेपर नंबर सेकंड होता है, उसमें 5 यूनिट होते हैं और 5 यूनिट्स के लिए आपको दोस्तों 2 बुक पढ़नी है। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको शॉर्ट में अपन लिखे तो DC डिफरेंशियल कैलकुलस, और एक अपने को पढ़ना है इंटीग्रेशन कैलकुलस IC। ओके, अब ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट होते हैं। 5 यूनिट में डिफरेंशियल कैलकुलस में तो अपना फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है और थर्ड यूनिट है। ये 3 यूनिट तो अपने डिफरेंशियल कैलकुलस में है। और जो अपना इंटीग्रेशन कैलकुलस है इसमें अपना फोर्थ यूनिट है और फिफ्थ यूनिट है। इस प्रकार से 2 यूनिट अपने इंटीग्रेशन कैलकुलस में है। तो अपना ये 40 नंबर का पेपर है। तो कुल मिला के अपन ये सोच सकते हैं कि 8 या 24 मार्क्स तो यहाँ से अपने आएंगे। 24 मार्क्स तो डिफरेंशियल कैलकुलस के हैं और 16 मार्क्स इंटीग्रेशन कैलकुलस के हैं। ओके, अब डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मल आंशिक अवकलन का चैप्टर है, जिसको अपन आसानी से यहाँ पे कर लेंगे। जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो सीरीज वाला चैप्टर है, तो इन दोनों को करने के बाद में फिर मैं इस सीरीज वाले को पढ़ाऊँगा या फिर अपनी जो ऑफलाइन क्लासेज लगेंगी उसके अंदर अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आंशिक अवकलन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो इधर ये अपना एक्स्ट्रा वर्क है, ये मतलब क्लास नोट्स जो भी बनेंगे उनमें ये लिखना नहीं है अपने को। आंशिक अवकलन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है दोस्तों? आप जानते हो कि जैसे y बराबर अपना fx है, y बराबर fx है, जिसमें x को कहा जाता है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको स्वतंत्र चर कहते हैं। और जो y होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है वो होता है परतंत्र चर। ठीक है, इसमें एक स्वतंत्र चर है, एक परतंत्र चर है इस फलन में। तो जब भी अपना स्वतंत्र चर एक होता है तो आप परिभाषित करते हो, उसका अवकलन करते हो तो उसको लिखते हो dy/dx। क्या लिखते हो इस अवकलन को? dy/dx। इसको ऐसे पढ़ा जाता है y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलन। क्या पढ़ा जाता है? y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलन। या फिर इस चीज़ को आज के बाद अपन ऐसे बोलेंगे, y तो क्या है? परतंत्र चर, x है स्वतंत्र चर। मतलब अवकलन हमेशा किया जाता है वो परतंत्र चर का अवकलन किया जाता है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष किया जाता है। तो इसको ऐसे बोलेंगे, अर्थात परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष, परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन। कि अवकलन हमेशा किया जाता है वो परतंत्र चर का किया जाता है y का, और स्वतंत्र चर के सापेक्ष किया जाता है। ये तो अपन तब पढ़ते हैं जब अपना एक ही स्वतंत्र चर होता है, एक ही परतंत्र चर होता है। आंशिक जो अवकलन का जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस में, जो आंशिक अवकलन जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा जाता है, उसका कॉन्सेप्ट दोस्तों कहाँ से आया है कि अगर मान लो कि कोई फलन ऐसे दिया गया है z बराबर सम फंक्शन ऑफ xy। अब यहाँ अपने को देखने से पता लग रहा है कि x और y ये तो स्वतंत्र चर हैं और z क्या है बताओ? परतंत्र चर है। यहाँ पे x और y ये दोनों तो क्या है? स्वतंत्र चर। और जो z है वो क्या है? परतंत्र चर। z है वो परतंत्र चर।
तो जब भी अपन z का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जब भी अपन z का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसे डेल z अपॉन डेल x से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? डेल z अपॉन डेल x से। ऐसे ही जब भी अपन z का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसे दर्शाएंगे डेल z अपॉन डेल y से दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट कब काम में आता है? जब स्वतंत्र चरों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। जब स्वतंत्र चरों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तब तो अपना आंशिक अवकलन का कॉन्सेप्ट काम में आता है, और जब अपने स्वतंत्र चरों की संख्या केवल 1 होती है तब अपना कॉन्सेप्ट जो काम में आता है वो साधारण अवकलन का होता है। आप बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में जब जाओगे तो दोस्तों आपके 2 बुक चलेंगी। अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से है एक बुक, और एक बुक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से है। वहाँ पे आप इन दोनों का डिटेल से दोनों के बारे में अध्ययन करोगे। फिलहाल अपने को जो ये आंशिक अवकलन चैप्टर है पढ़ने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सारी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। तो आप इनको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये अपना यूनिट फॉर्मेशन भी लिख लो चाहे कि भाई अपने इतने यूनिट है, ये पेपर सेकंड है। ओके, करें कंटिन्यू? चलो ठीक है, अपन कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला आप टॉपिक डालो दोस्तों, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। पहला टॉपिक है फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, इसको कहा जाता है 2 चरों का फलन। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल बोले तो 2 चरों का फलन। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, 2 चरों का फलन। अब देखो क्या होता है, यदि दो चरों x व y का निश्चित मान देने पर, यदि 2 चरों x व y का फिक्स वैल्यू निश्चित मान देने पर, भाई स्वतंत्र चर के मान तो अपन खुद रखते हैं ना। यदि 2 चरों x व y का निश्चित मान देने पर z का एक निश्चित मान प्राप्त होता है, z का एक निश्चित मान प्राप्त होता है, तो z को x व y का फलन कहा जाता है। x व y का फलन कहा जाता है। कुल मिला के क्या कहना चाहता है कि ऐसे कहना चाहता है कि z अगर x y का फलन होता है तो z बराबर एफ एक्स वाई से दर्शाया जाता है उसे। मैंने ये बोला कि x और y की फिक्स वैल्यू पुट करो, x और y की फिक्स वैल्यू पुट करो तो z का जो मान आता है, एक फिक्स वैल्यू आता है, तो z को एक्स वाई का फलन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दोस्तों लिख दिया z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और y का एक फिक्स मान रखोगे आप कुछ तो z का भी फिक्स मान प्राप्त होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का। z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है अपना। ओके,
अच्छा, यहाँ पे x और y दोनों स्वतंत्र चर हो गए हैं और z परतंत्र चर हो गया है। इसका मतलब z का तो अवकलन करूँगा, x के सापेक्ष करूँगा, y के सापेक्ष करूँगा। अच्छा, यहाँ पे लिख भी देते हैं इनके बारे में अपन, तो आप भी अपने नोट्स में लिख लेना। हियर मतलब यहाँ x व y को, यहाँ x और y को स्वतंत्र चर कहा जाता है। x व y को स्वतंत्र चर कहा जाता है तथा z को परतंत्र चर या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल बोल दो या फिर आश्रित चर कहा जाता है। x और y को स्वतंत्र चर कहा जाता है और z को परतंत्र चर या आश्रित चर कहा जाता है। ओके, ये सारा आप कॉपी कर लो एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। अपन ने फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो z बराबर अपन f(x,y) की बात करते हैं। अब यहाँ एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं, तो ऐसे तीर का चिन्ह बना के लिखो कि x व y के प्रत्येक मान के लिए z का परिभाषित होना आवश्यक नहीं है। देखो क्या लिखा, x कोमा y के प्रत्येक मान लिख दो या प्रत्येक युग्म लिख दो। x कोमा y के प्रत्येक युग्म के लिए x कोमा y के प्रत्येक युग्म के लिए z का परिभाषित होना आवश्यक नहीं है। z का परिभाषित होना आवश्यक नहीं है। x कोमा y का जो प्रत्येक युग्म है उसके लिए z का परिभाषित होना आवश्यक नहीं है। इस चीज़ को देखिए दोस्तों, अगर मान लो कि एक रिलेशन अपने को ऐसे दे रखा है, z बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। z बराबर दे रखा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बताओ आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो या नहीं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस तो कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब आपको पता है दोस्तों कि अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या होती है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, वरना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब नेगेटिव नहीं हो सकती तो बताओ फिर z कब परिभाषित होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, इसका मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान या तो ए स्क्वायर के बराबर आए या फिर ए स्क्वायर से इसका मान कम आए। क्योंकि इसका मान ए स्क्वायर के बराबर आएगा तब तो z का मान 0 हो जाएगा, और इसका मान ए स्क्वायर से कम आएगा, ए स्क्वायर से इसका मान कम आएगा तब z का कुछ पॉजिटिव मान आएगा। लेकिन ऐसा हो जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से बड़ा हो जाए तो रूट के अंदर नेगेटिव संख्या बचेगी, फिर वो तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, परिभाषित ही नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ z केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर भाग में परिभाषित है, भाग में परिभाषित है। ठीक है, z केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर भाग में परिभाषित है। और दोस्तों पता है ये किसका इक्वेशन है, अपन ये पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वो तो सर्किल का इक्वेशन होता है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ये जो सर्किल बना हुआ है, ये जो सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल की बाउंड्री भी शामिल हो गई, क्योंकि बराबर के चिन्ह से बाउंड्री शामिल हो गई। और जो लेस देन का चिन्ह है, इसका मतलब इस सर्किल का पूरा अंदर वाला भाग, तो बाउंड्री का भाग भी शामिल हो गया और अंदर वाला भाग भी शामिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल से जैसे और अपन देखें, यहाँ पे जैसे मान लो अपना फलन ये दिया गया है, z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब मेरे को बताओ कि ये जो फलन है उसमें x और y है वो तो स्वतंत्र चर है, और जो z है वो क्या है अपना परतंत्र चर है। अब मेरे को बताओ कि x और y का कोई भी मान रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। x और y का तो कोई भी मान रखा जा सकता है। x और y के प्रत्येक मान के लिए z क्या है यहाँ पे परिभाषित है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ एक्स वाई का प्रत्येक मान बोल दो या एक्स वाई प्लेन बोल दो। भाई एक्स वाई प्लेन यही तो होता है जिसमें एक्स और वाई के सारे मान आ जाते हैं। यहाँ एक्स वाई प्लेन के समस्त बिंदुओं के लिए समस्त बिंदुओं के लिए z परिभाषित है। यहाँ एक्स वाई प्लेन में जितने भी बिंदु होते हैं उनके लिए z क्या है परिभाषित है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में केवल उन्हीं बिंदुओं के लिए z परिभाषित था जो ये जो सर्किल है जिसकी रेडियस अपनी कितनी है a, तो इस रेडियस की बाउंड्री वाले पॉइंटों के लिए और अंदर वाले पॉइंटों के लिए परिभाषित था। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन z है वो पूरे के पूरे एक्स वाई प्लेन के लिए परिभाषित है। इसका मतलब है कि जब भी अपन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की बात करते हैं, तो वहाँ x और y के प्रत्येक युग्म के लिए z का परिभाषित होना आवश्यक नहीं होता है। अब अपने प्रांत की परिभाषा अगर अपन देखें, अब दोस्तों मैंने अभी आपको ये बोला है कि भाई x और y के प्रत्येक मान के लिए z का परिभाषित होना आवश्यक नहीं है। तो फिर x और y के वे मान जिनके लिए z परिभाषित होता है, वो x और y के मानों का जो समुच्चय होता है वो अपना फलन का क्या कहलाता है प्रांत कहलाता है। जैसे y बराबर एफ एक्स पढ़ते थे, तो x के वे समस्त मान जिनके लिए y परिभाषित होता है वो क्या कहलाता है फलन का प्रांत कहलाता है। जैसे y बराबर, जैसे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे y बराबर 1/x है। अब बताओ x का मान क्या होगा। x का मान आप कुछ भी रख सकते हो, x का मान 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रख दोगे तो फिर y डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ प्रांत r-0 हो जाता है। प्रांत को डोमेन कहा जाता है। d से अगर मैं दर्शाऊँ तो r-0 होता है। इसका मतलब है कि x के वो मान जिनके लिए y परिभाषित होता है फलन का क्या कहलाता है प्रांत कहलाता है। वो तो अपने सिंगल वेरिएबल की बात थी। और अब जो अब अपन डबल वेरिएबल पढ़ रहे हैं वहाँ पे क्या लिखेंगे आप हेडिंग बनाना, फलन का प्रांत डोमेन ऑफ फंक्शन या डोमेन ऑफ जेड को ही तो लिख रहे हैं ना फलन, या डोमेन ऑफ जेड लिख लो। फलन के प्रांत में क्या लिखना है आपको
एक्स कोमा वाई के वे मान, एक्स कोमा वाई के वे मान, या इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स वाई समतल के वे बिंदु, एक ही बात है, या एक्स वाई समतल के, एक्स वाई समतल के वे समस्त बिंदु, एक्स वाई समतल के वे समस्त बिंदु जिनके लिए जेड परिभाषित होता है, एक्स वाई समतल के वे समस्त बिंदु जिनके लिए जेड परिभाषित होता है फलन का प्रांत कहलाता है। वे सारे बिंदुओं का जो समुच्चय होता है ना, वो फलन का प्रांत कहलाता है। कि एक्स वाई प्लेन के वे समस्त बिंदु जिनके लिए जेड परिभाषित होता है, उन समस्त बिंदुओं का जो समुच्चय होता है वो फलन का क्या कहलाता है? अपना प्रांत कहलाता है। तो ये फलन के प्रांत की परिभाषा है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब नेबरहुड वगैरह की भी आप, वैसे तो कोई मतलब है नहीं यहाँ इनकी बात करने का, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो आप सब लोग एक बार इसको कीजिए। ठीक है, चलो फलन का प्रांत हो गया। अब देखो भाई, अगली डेफिनेशन डालो आप। बिंदु ए कोमा बी का प्रतिवेश, बिंदु ए कोमा बी का प्रतिवेश, प्रतिवेश को नेबरहुड बोला जाता है। प्रतिवेश को क्या बोला जाता है? नेबरहुड। बिंदु ए कोमा बी का नेबरहुड। ठीक है भाई। अब नेबरहुड क्या होता है? मान लो ए कोमा बी एक्स वाई प्लेन का कोई बिंदु है। अरे भाई एक्स वाई प्लेन का बिंदु, या मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ। देखो, ये कोई एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, मान लो यहाँ पे स्थित पॉइंट है 1,2, और अपन बात कर रहे हैं इसके नेबरहुड की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? इसके नेबरहुड की बात कर रहे हैं, इसके प्रतिवेश की बात कर रहे हैं। नेबरहुड बोले तो इसके आसपास के बिंदु। तो दो प्रकार के नेबरहुड पढ़ेंगे अपन, एक तो अपना वर्ग प्रतिवेश पढ़ेंगे और एक अपन पढ़ेंगे वृत्त प्रतिवेश। वर्ग प्रतिवेश का मतलब है कि जैसे ये बिंदु है, तो इसके आसपास के जो बिंदुओं का जो समुच्चय होता है, ये वाला स्क्वायर समुच्चय, इसके आसपास के समस्त बिंदुओं का समुच्चय होता है, इसको तो अपन बोलेंगे इसका स्क्वायर प्रतिवेश, वर्ग प्रतिवेश। और मान लो कि जैसे ये 1,2 पॉइंट है, अपना एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन के अंदर 1,2 पॉइंट है, तो इसके आसपास के पॉइंट्स का जो समुच्चय है, ये वाला जो समुच्चय है, इसको तो बोलेंगे अपन सर्किल नेबरहुड, वृत्त प्रतिवेश, और इसको बोलेंगे स्क्वायर नेबरहुड, वर्ग प्रतिवेश। ओके। अब सबसे पहले तो मैं वर्ग प्रतिवेश की बात कर लूँ यहाँ। वर्ग प्रतिवेश, प्रतिवेश को क्या समझना आपको? आसपास के बिंदु, इंग्लिश में नेबरहुड कहा जाता है इसको। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? माना कि एक्स वाई समतल में स्थित, माना कि एक्स वाई समतल में स्थित
बिंदुओं का समुच्चय माना कि xy समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय x, y है। भाई xy समतल में जो भी बिंदु है उनके समुच्चय को आपको पता है 1, 2 तरीके से दर्शाया जाता है, x, y है, तथा डेल्टा एक धनात्मक संख्या है। डेल्टा एक धनात्मक संख्या है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तथा डेल्टा एक धनात्मक संख्या है, तब अच्छा, तो तब xy समतल में स्थित है, तब xy समतल में स्थित है बिंदुओं, तब xy समतल में स्थित है बिंदु a, b का डेल्टा नेबरहुड, इसको नेबरहुड को शॉर्ट में NBD से लिखते हैं। तब xy समतल में स्थित बिंदु a, b का डेल्टा नेबरहुड देखो क्या होता है, ऐसे होता है x माइनस a लेस देन डेल, y माइनस b लेस देन डेल होता है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि वो समस्त पॉइंट, वो समस्त x के मान जिनका a से डिफरेंस अगर आप ले रहे हो, वो समस्त x के मान जिनका a से डिफरेंस ले रहे हो तो डेल से कम होना चाहिए, और वो समस्त y के मान जिनका b से डिफरेंस ले रहे हो तो डेल से कम होना चाहिए। वो x और y का जो मानों का जो समुच्चय होता है, इसको क्या कहा जाता है, वर्ग प्रतिवेश। जैसे सोचो, मैं थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। जैसे ये कोई बिंदु अपना a, b है, ठीक है भाई। मान लो ये डिस्टेंस अपनी डेल है, ये डेल है तो इधर भी कुछ डेल होगी, ऊपर भी डेल होगी और नीचे भी डेल होगी, सही बात है। अब एक बार इनको मिलाओ, इस डिस्टेंस को मिला दिया आपने, तो बताओ अपना जो ये स्क्वायर बन रहा है, ये जो वर्ग बन रहा है, इस वर्ग के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु, इस वर्ग के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु है, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है x, y, इसके अंदर ये कोई पॉइंट आ गया x, y, तो आप x का a से डिफरेंस लोगे, वो भी डेल से छोटा आएगा, और y का आप b से डिफरेंस लोगे तो वो भी डेल से छोटा आएगा। तो मैंने यही तो बोला है ना कि a, b का जो डेल नेबरहुड होता है, जो डेल प्रतिवेश होता है, a, b का जो डेल प्रतिवेश होता है, वो कैसे परिभाषित होता है कि वो समस्त x के मान जिनका a से डिफरेंस लेने पर डेल्टा से छोटा प्राप्त हो, वो समस्त y के मान जिनका b से डिफरेंस लेने पर डेल्टा से छोटा प्राप्त हो। ठीक है, अब देखो, अब दोस्तों जैसे आपको मोड x लेस देन एल्फा दिया हुआ होता है, क्या मोड x लेस देन एल्फा दिया हुआ होता है, तो पता है इसको कैसे खोलते हैं, इसको ऐसे खोलते हैं माइनस एल्फा से बड़ा है x और लेस देन एल्फा। इसका मतलब कि मोड x लेस देन एल्फा है तो जो x का मान होता है वो माइनस एल्फा और एल्फा के बीच में बिलोंग करता है। तो आप जैसे x माइनस ए उसका मोड लेस देन डेल है, तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे कि भाई माइनस का x माइनस ए, इस चीज़ को बोलोगे आप माइनस का डेल, उससे बड़ा x माइनस ए और उससे बड़ा डेल। इसको खोलते हैं, ऐसे खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ देखो, मोड x लेस देन एल्फा है तो x का मान माइनस एल्फा एल्फा के बीच में है, वैसे यहाँ x माइनस ए का मान माइनस डेल और डेल के बीच में है। आप दोनों तरफ क्या करो, a ऐड कर दो,
तो a माइनस डेल से बड़ा है x और किससे छोटा है a प्लस डेल से। ये तो x का मान आ गया। सिमिलर की बात करूं तो y माइनस बी है वो लेस देन डेल है, तो उसको क्या बोलूँगा, उसको बोलूँगा b माइनस डेल से बड़ा है y और छोटा है b प्लस डेल से, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो जो x का मान है वो इन दोनों लाइंस के बीच में आ रहा है, x माइनस ए, और x का मान है वो a माइनस डेल और a प्लस डेल के बीच में आ रहा है, और यहाँ से जो y का मान आ रहा है वो b माइनस डेल और b प्लस डेल से आ रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि a कोमा b का डेल नेबरहुड, a कोमा b का जो डेल्टा प्रतिवेश होता है वह एक खुला वर्ग होता है, वह एक ओपन स्क्वायर होता है, ओपन स्क्वायर होता है, खुला वर्ग होता है। अच्छा, ओपन क्यों बोल रहा हूँ, अगर यहाँ बराबर का चिन्ह आ जाता ये मान लो यहाँ, तो फिर बाउंड्री के पॉइंट भी शामिल हो जाते। ओपन स्क्वायर का मतलब है कि दोस्तों ये बाउंड्री के पॉइंट शामिल नहीं है, केवल अंदर अंदर के पॉइंट शामिल हैं अपने नेबरहुड में, केवल अपने नेबरहुड में अंदर अंदर के पॉइंट शामिल हैं, तो इसको ओपन स्क्वायर बोलेंगे। अगर मान लो कि a कोमा b का आप नेबरहुड लिख रहे हो और उस नेबरहुड में अगर बाउंड्री के पॉइंट भी शामिल हो गए तो ये अपना क्या कहलाएगा, क्लोज्ड स्क्वायर कहलाएगा। तो a कोमा b का जो डेल्टा नेबरहुड होता है वह एक ओपन स्क्वायर होता है जो कौन सी रेखाओं से घिरा हुआ होता है, जो ये रेखा देखो x के मान इसके और इसके बीच में है। इसका मतलब क्या है, जो x बराबर a माइनस डेल और ये x बराबर a प्लस डेल, दो रेखा तो ये हो गई। a माइनस डेल से a प्लस डेल के बीच में तो सारे x के मान आएंगे, और ये क्या है y बराबर b माइनस डेल और ये y बराबर b प्लस डेल से घिरा हुआ होता है या से परिबद्ध होता है, परिबद्ध होता है। तो कहने का मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं, अब देखना मोटे मोटे तौर पे आप, जैसे ये कोई एक्स वाई प्लेन है और ये कोई बिंदु है अपना a कोमा बी, ठीक है, a कोमा बी पॉइंट है। इसका मतलब ये लाइन जो है वो तो x बराबर a की लाइन है, और ये जो लाइन है ये किसकी है, y बराबर b की, ठीक है। अब आप एक बार तो a माइनस डेल बनाओ, तो डेल धनात्मक संख्या है तो a माइनस डेल की लाइन तो ये बनेगी, a माइनस डेल की लाइन तो ये बनेगी, ये बनेगी x बराबर a माइनस डेल, और a प्लस डेल की लाइन बनाओगे तो ये थोड़ा आगे की तरफ बनेगी, x बराबर a प्लस डेल, ठीक है। अब b माइनस डेल की लाइन बनाओगे तो ये तो नीचे की तरफ आएगी b माइनस डेल की लाइन, ये लाइन तो है y बराबर b माइनस डेल, और b प्लस डेल की लाइन बनाओगे तो ये जो लाइन होगी वो b प्लस डेल की लाइन होगी y बराबर। तो ये अपना बना एक स्क्वायर बना, ये अपना क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इस स्क्वायर में ये बाउंड्री के पॉइंट तो शामिल है नहीं, क्योंकि देखो अगर बराबर का चिन्ह आ जाता तो x बराबर a माइनस डेल होता तो अपनी ये लाइन शामिल हो जाती, या x बराबर a प्लस डेल होता तो ये लाइन भी अपनी शामिल हो जाती। तो इसके अंदर अंदर के पॉइंट हैं ये वाले पॉइंट, देखो मैं बाउंड्री के पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, ये जो भी इसके स्क्वायर के अंदर अंदर के पॉइंट है सारे ये, तो अंदर अंदर के ये जो मैंने लाइन से पॉइंट बनाए हैं इसको क्या कहा जाता है, a कोमा बी का ओपन स्क्वायर नेबरहुड, ओपन स्क्वायर डेल नेबरहुड, ओपन स्क्वायर
डेल नेबरहुड कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, अगर बाउंड्री के पॉइंट भी शामिल कर लेते हैं तो ए कोमा बी का इसको कहा जाता क्लोज्ड स्क्वायर डेल नेबरहुड, ये कहा जाता। तो इस प्रकार से तो मैंने बात की है किसकी, डेल प्रतिवेश की। क्या पढ़ा है कि एक्स वाई समतल में स्थित बिंदुओं का बिंदु एक्स कोमा वाई है और डेल एक धनात्मक संख्या है, तो एक्स वाई समतल में स्थित बिंदु ए बी का जो डेल नेबरहुड होता है वो ये होता है कि एक्स के वो समस्त मान जिनका ए से डिफरेंस डेल्टा से छोटा हो और वाई के वो समस्त मान जिनका बी से डिफरेंस है वो डेल्टा से छोटा है, उन सारे एक्स और वाई के मानों का समुच्चय होता है, उसको बिंदु ए कोमा बी का वृत्त प्रतिवेश कहा जाता है। तो उतारो आप इसको। ठीक है, ये तो वृत्त प्रतिवेश की बात होगी। अब अपन वृत्त प्रतिवेश की बात करते हैं। तो प्रतिवेश भी दो प्रकार के पढ़ रहे हैं, एक तो स्क्वायर वाला, एक सर्किल वाला। अब पढ़ते हैं बिंदु ए कोमा बी का वृत्त प्रतिवेश। वृत्त प्रतिवेश मतलब सर्किल नेबरहुड। ठीक है, देखो क्या होता है सर्किल नेबरहुड के बारे में एक बार फिर से मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ कि भाई ये अपना कोई पॉइंट है ए कोमा बी। ठीक है, तो एक्स वाई के मानों का वह समुच्चय जो इस सर्किल के अंदर अंदर आए, एक्स वाई के वो मान जो इस सर्किल के अंदर अंदर आते हैं, वो बिंदु ए कोमा बी का क्या कहलाता है, अपना सर्किल नेबरहुड कहलाता है। अच्छा, सर्किल की रेडियस को आप मान लो कितना, डेल। तो फिर मैं बोलूँगा कि एक्स वाई के वो समस्त मान जो डेल नेबरहुड का एक सर्किल बनाया अपन ने और उस सर्किल का सेंटर मैंने ए कोमा बी को सेंटर मानकर डेल नेबरहुड का एक सर्किल बनाता हूँ, तो इस सर्किल के अंदर आने वाले समस्त बिंदु, इस सर्किल के अंदर आने वाले समस्त बिंदु ए बी का अपना क्या कहलाता है, सर्किल नेबरहुड कहलाता है। तो मैं इसमें लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँ, बिंदु ए कोमा बी को केंद्र मानकर बिंदु ए कोमा बी को केंद्र मानकर डेल त्रिज्या का, बिंदु ए कोमा बी को केंद्र मानकर डेल त्रिज्या का वृत्त बनाने पर वे समस्त बिंदु जो इस वृत्त में स्थित हैं, या एक्स वाई के वे समस्त मानों का समुच्चय जो इस वृत्त में स्थित हैं, बिंदु ए कोमा बी का डेल नेबरहुड, और वो भी कौन सा वाला, सर्किल वाला, बिंदु ए कोमा बी का डेल नेबरहुड कहलाता है। वे समस्त मान एक्स वाई के वे समस्त मान जो इस सर्किल में स्थित हैं, डेल रेडियस का जो सर्किल बनाया है उसको अपन क्या बोलेंगे, सर्किल नेबरहुड बोलेंगे।
अब सुनना, कहने का मतलब दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ आपको कि आप x माइनस ए, भाई अगर सर्किल का इक्वेशन लिखते हैं तो a कोमा बी को सेंटर मान के सर्किल बनाते हैं, तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर डेल स्क्वायर लिखूंगा, तब तो वो सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा। और लेस देन डेल स्क्वायर लिखूंगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस सर्किल की बाउंड्री के पॉइंट शामिल नहीं है, मतलब इस बाउंड्री के ऊपर आने वाले पॉइंट तो शामिल नहीं है, लेकिन इसके अंदर आने वाले समस्त मान, इसके अंदर आने वाले समस्त मान होते हैं वो ए कोमा बी के क्या कहलाते हैं, ए कोमा बी का नेबरहुड के अंदर आते हैं। तो मैंने ये बोला कि x और y के वो समस्त मान जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेल स्क्वायर होता है, एक्स वाई के ऐसे मानों का जो समुच्चय होता है वो ए बी का सर्किल नेबरहुड कहलाता है। ये अपना सर्किल नेबरहुड की परिभाषा हो गई। तो नेबरहुड दो प्रकार के पढ़ लिया, स्क्वायर नेबरहुड हो गया। स्क्वायर नेबरहुड में तो क्या पढ़ा था कि स्क्वायर नेबरहुड में ये पढ़ा था कि ये ए कोमा बी पॉइंट है, तो ये वाले पॉइंटों का समुच्चय तो स्क्वायर नेबरहुड हो गया, और ए कोमा बी पॉइंट है तो इसके चारों तरफ के पॉइंटों का ये समुच्चय हो गया अपना सर्किल नेबरहुड है, ठीक है। नेबरहुड को प्रतिवेश बोलते हैं हिंदी में। अब दो परिभाषा और पढ़नी है अपने को, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी की। चलो ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब दोस्तों दो डेफिनेशन और अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं लिमिट, पहले भी आप पढ़ के आए हो इसको, जिसको सीमा कहा जाता है। सीमा क्या होता है, सुनना, कि मान लो अपना z बराबर एफ एक्स वाई फलन दिया गया है, ठीक है। अगर x बिंदु, अगर x पॉइंट तो a की तरफ अग्रसर हो, x पॉइंट a की तरफ अग्रसर हो, और y का मान है वो b की तरफ अग्रसर हो, x का मान तो a की तरफ अग्रसर हो और y का मान b की तरफ अग्रसर हो, तब जो अपना फलन एफ एक्स वाई है वो किसकी तरफ अग्रसर हो, l की तरफ अग्रसर हो, एक फिक्स नंबर l की तरफ अग्रसर हो, तो l को फलन एफ एक्स वाई की क्या कहा जाता है, सीमा कहा जाता है। क्या बोला मैंने कि x तो एक फिक्स पॉइंट a की तरफ अग्रसर है, y है वो b की तरफ अग्रसर है, तब अगर फलन एफ एक्स वाई एक फिक्स नंबर l की तरफ अग्रसर हो तो l को फलन एफ एक्स वाई की सीमा कहा जाता है। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, यदि x a की तरफ अग्रसर हो, देखो इसका क्या मतलब होता है अभी बताऊंगा। यदि x a की तरफ अग्रसर हो तथा y बिंदु b की तरफ अग्रसर हो, x तो a की तरफ अग्रसर हो तथा y बिंदु b की तरफ अग्रसर हो, तब फलन एफ एक्स वाई एक निश्चित संख्या L की तरफ अग्रसर होता है।
मैंने बोला कि x तो a की तरफ अग्रसर है, y b की तरफ अग्रसर है, तब फलन f(x, y) एक निश्चित संख्या l की तरफ अग्रसर होता है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन, ये प्रत्येक फोरोल का चिन्ह है मैथ में, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 संख्या इस प्रकार हो, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 संख्या इस प्रकार उपस्थित हो कि यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार उपस्थित हो कि एफ एक्स वाई उसका एल से आप डिफरेंस ले रहे हो तो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। एफ एक्स वाई का एल से डिफरेंस ले रहे हो तो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। कब होना चाहिए? व्हेन यू आर, जब कभी x माइनस ए लेस देन डेल हो और y माइनस बी लेस देन डेल हो। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों, अगर अपना x और y जो पॉइंट है, x और y पॉइंट है, वो ए बी के नेबरहुड से आ रहा है, अर्थात x पॉइंट तो a की तरफ जा रहा है, y पॉइंट b की तरफ आ रहा है। या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि x का a से डिफरेंस है वो डेल्टा से छोटा है, y का b से डिफरेंस है वो डेल्टा से छोटा है, तो एफ एक्स वाई का l से डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ऐसे केस में l को फलन एफ एक्स वाई की सीमा कहा जाता है। तो ये सीमा की परिभाषा है, ये कर लो। तब l को फलन एफ एक्स वाई की सीमा कहा जाता है। ये चीज़ आप दोस्तों पहले भी पढ़ के आए हो, बस अंतर सिर्फ इतना था कि पहले आपने एक वेरिएबल के फलन के लिए सीमा पढ़ा था, अब आप 2 वेरिएबल के फंक्शन के लिए सीमा का मान पढ़ रहे हो। इतना सा अंतर है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसे निम्न प्रकार भी व्यक्त किया जाता है, लिमिट को ऐसे भी अपन दर्शाते हैं, देखना एक बार। इसे निम्न प्रकार भी दर्शाया जाता है। लिमिट LIM फलन है अपना एफ एक्स वाई। एक्स तो किधर अग्रसर है? एक्स का मान तो ए की तरफ अग्रसर है और वाई का मान बी की तरफ अग्रसर है, तो एफ एक्स वाई का मान क्या आना चाहिए? एल आना चाहिए। तो जो एल होता है, ये जो एल होता है उसको फलन एफ एक्स वाई की सीमा कहा जाता है। ठीक है, इस एल को फलन एफ एक्स वाई की सीमा कहा जाता है। फिक्स नंबर होता है भाई, और याद रखना लिमिट होता है या तो एग्जिस्ट करता नहीं है, या फिर एग्जिस्ट अगर करता है तो इसका मान अद्वितीय प्राप्त होता है, यूनिक प्राप्त होता है। मतलब फलन की एक से अधिक सीमा एग्जिस्ट नहीं करती है। आगे अपन डेफिनेशन देखें। जो ये लिमिट की परिभाषा है, ऐसे ही अपनी कॉन्टिन्यूटी की परिभाषा और देख लेते हैं, सातत्य की परिभाषा, फिर अवकलनीयता के ऊपर आएंगे अपन। अपना जो मेन पोर्शन है वो सातत्यता। सातत्यता इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूटी। संतत। आज तक क्या पढ़ के आए हो आप आज तक संतत के बारे में? कि अगर मान लो सीमा एग्जिस्ट करे और फलन का मान लिमिट के मान के बराबर हो जाता है तो फलन अपना क्या कहलाता है? संतत।
देखो आज तक लिमिट कैसे एग्जिस्ट करवाते आए हो, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट सिंगल वेरिएबल के फलन के लिए। ऐसा होता है तो आप बोल दोगे भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है। और इसके अलावा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट का मान उस पॉइंट पे फंक्शन के मान के बराबर आ जाता है तो फलन क्या कहलाता है, अपना संतत कहलाता है। तो मैं लिखता हूँ, तो जैसा कॉन्सेप्ट अपना सिंगल वेरिएबल का होता है वैसा ही डबल वेरिएबल का होता है। तो फलन एफ एक्स वाई बिंदु ए कोमा बी पर संतत कहलाता है। फलन एफ एक्स वाई बिंदु ए कोमा बी पर संतत कहलाता है यदि लिमिट का मान निकालो भाई, एफ एक्स वाई की लिमिट ए कोमा बी पर मतलब एक्स गोज़ टू ए बी वाई गोज़ टू बी। तो ये तो पूरा लिमिट का मान, इस लिमिट का मान फंक्शन के मान के बराबर हो जाए ए कोमा बी के ऊपर फंक्शन का मान। तो ए कोमा बी पे फंक्शन का मान क्या होगा, एफ ए बी। तो ये तो लिमिट है अपना ए कोमा बी के ऊपर एफ एक्स वाई की लिमिट है और ये ए कोमा बी पर एफ एक्स का मान है। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो मैं बोलूँगा कि फलन एफ एक्स वाई की ए कोमा बी पर सातत्यता उपस्थित है। ठीक है, ये परिभाषा है। तो दोस्तों अब अपन इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करने वाले हैं। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी अपना जो चैप्टर है उसका जो मेन टॉपिक है भाई, अगर आप ये नेबरहुड वगैरह और लिमिट कॉन्टिन्यूटी ना भी पढ़ो तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और आज से पहले मैं इनको पढ़ाता भी नहीं था क्योंकि जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो इनका तो कहीं यूज आने वाला नहीं है। अपना जो मेन पोर्शन तो अपना पार्शियल डिफरेंशियल है। तो पार्शियल डिफरेंशियल अभी तक तो आया नहीं है क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल मतलब अवकलन अपने को पढ़ना है। अवकलन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको नेबरहुड पढ़ना था, प्रतिवेश पढ़ना था, फिर आपको लिमिट पढ़नी थी जो मैंने बताया, फिर लिमिट पढ़ने के बाद में आपको क्या पढ़ना था, आपको कॉन्टिन्यूटी पढ़नी थी, तो कॉन्टिन्यूटी बता दिया। और अब आएगा अपना डिफरेंशियबिलिटी। तो ये वाला पोर्शन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अच्छा, इन्हीं के साथ में इनको अपनी प्रॉपर जो कॉपी है मैथ्स की बना लेना आप और उसमें करना है। ठीक है, धन्यवाद।